हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बी ए पी एस एच BPSC 110 का आज हम यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर ऑर्गन्स। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि जो WTO है वो काम कैसे करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज हम इस पार्ट में देखते हैं कि उनसे अलग कौन-कौन सी अदर ऑर्गन्स भी होती हैं डब्ल्यूटीओ में। तो जो डब्ल्यूटीओ है, वो जो भी अपना डिसीजन बनाता है, वो कंसेंसस से बनाता है। मतलब सबकी सहमति से बनाता है, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं। और कभी-कभार वोटिंग का भी यूज़ किया जाता है, अगर कोई डिसीजन जो है, वो लेट हो रहा हो। ठीक है। उसके बाद जो मेथड है, डिसीजन मेकिंग पावर्स जो भी हैं इसमें डब्ल्यूटीओ में, वो लार्ज मार्केट्स हैं, लार्ज इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये दो ऐसी कंट्रीज या यूनियंस हैं जो कि डब्ल्यूटीओ में अपनी एक मोनोपोली बनाकर रखती हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीओ भी इन्हें ही फेवर करता है। जो भी इनके प्रपोजल्स आते हैं वो इनको आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो जो डब्ल्यूटीओ है उसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कि वहाँ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हर 2 साल में एक बार मिलती है। और एक जनरल काउंसिल है जो कि डब्ल्यूटीओ के कुछ अदर फंक्शंस को परफॉर्म करती है उनके सब्सिडियरी बॉडीज से। जो जनरल काउंसिल है वो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और जो बॉडीज हैं इसमें काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, द काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, द काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड द ट्रेड नेगोशिएशंस कमेटी जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। जो WTA है उसने अभी तक 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं, बल्कि जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो शेड्यूल्ड है 2020 में अस्ताना कजाकिस्तान में। क्योंकि 2020 में हम सभी जानते हैं कि कोविड का टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सबकी इकोनॉमी स्लो डाउन पर थी कोविड के बाद से। तो अभी तक 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। ठीक है। आगे जो चाइना है वो 2001 में WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसमें मेंबर बन जाता है, जो कि 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है दोहा में। और जो WTO है वो अपने आप को एक रूल बेस्ड मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन कहता है। ठीक है। WTO में रूल्स चलते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं, वो कंसेंसस बनाकर सारे डिसीजन लेते हैं। तो WTO का ये कहना है। ठीक है। पर इन सभी लॉ बेस्ड अप्रोच को अगर हम साइड में रखें तो फाइनल स्टेज नेगोशिएशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी पावर बेस्ड इकोनॉमीज होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, वो ही इन सभी लॉज को डिटरमाइन करती हैं कि हाँ भैया ये लॉज हैं, इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है वर्ल्ड के लिए। ठीक है। तो भले ही अपने आप को ये रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कह ले, मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन कह ले, पर इसमें कभी भी सारे मेंबर्स की नहीं सुनी जाती। ठीक है। फाइनल स्टेज आते आते सिर्फ दो मेंबर्स की सुनता है, जो कि है यूएस और यूरोप। आगे आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब इतने सारे हमने नेगोशिएशंस करे, इतने सारे मैकेनिज्म्स बनाए, तो इनमें डिस्प्यूट तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो जब सेटलमेंट हो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स का, उससे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि सेंट्रल हो। ठीक है। जो कि सारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स जो भी हैं वर्ल्ड में जो वर्क कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता हो। तो जैसे ही GATT का फाउंडेशन रखा जाता है 1947 में, तो उसमें कुछ रूल्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि फर्दर जो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हुए, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, उसमें इन रूल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा दिया जाए। उसके बाद जो मर्राकेश एग्रीमेंट होता है 1994 का, उसमें भी एक एनेक्जर है जो कि उसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी DSU।
तो मर्राकेश एग्रीमेंट में भी और जीएटीटी में भी हमें रूल्स देखने को मिलते हैं अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो। इशू स्पेसिफिक पैनल्स को सेटअप किया जाता है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी का काम होता है कि इशू स्पेसिफिक पैनल्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स आते हैं, डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल आते हैं, डब्ल्यूटीओ सेक्रेटरीट, आर्बिट्रेटर्स एंड एडवाइजरी एक्सपर्ट्स। तो इन सभी से एक इशू स्पेसिफिक पैनल बनाया जाता है जिससे आकर फर्दर डिसीजंस लिए जाते हैं। पर इन सभी से पहले कि ये माना जाता है कि जो भी पार्टीज हैं जिनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो खुद ही एक एग्रीड सॉल्यूशन से अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लें। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो तब ये जो बॉडीज होती हैं डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट के लिए, ये डिस्प्यूट इनके पास चला जाता है और आगे इस पर डिसीजंस आते रहते हैं। और जो भी इनका डिसीजन निकल कर आता है डब्ल्यूटीओ के डिसीजन मेकिंग बॉडीज का, उनको सभी को मानना पड़ता है। इससे कोई मना नहीं कर सकता कि आपने ऐसा रूल क्यों बनाया, मैं तो इसे नहीं मानूंगा। ऐसा यहाँ पर नहीं चलता, सभी को यह मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है जीएटीटी, डब्ल्यूटीओ एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो जब क्रिएशन होती है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, यूएन, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी वॉइसेस और प्रायोरिटीज को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो जीएटीडी के राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज, उनके कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज को। While all countries are equal in negotiations, पर ये ऐसे कहते जरूर हैं कि सारी कंट्रीज की हम सुनते हैं, ठीक है, सारी कंट्रीज नेगोशिएशन में इक्वल पार्टिसिपेट करती हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको लिमिटेड बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जीएटीटी राउंड से और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस से। उसके बाद जब फेलियर होता है सिएटल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का 1999 में, और जो दोहा डेवलपमेंटल राउंड होता है 2001 का, उसमें ये देखा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स को अच्छे से कोई रेज नहीं कर रहा है, ठीक है। जो डब्ल्यूटीओ के नियो लिबरल पॉलिसीज हैं और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही हैं अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये सभी डब्ल्यूटीओ के जो भी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें यूएस का बहुत ही ज्यादा लीडिंग पार्ट रहता है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज की यहाँ पर ज्यादा सुनी जाती है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज की। तो जो डेवलपमेंट जो डोमिनेंस होता है यूएस का एजेंडा सेट करने के लिए, इससे जो भी मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। मल्टीलेटरल का मतलब सारे जो इकोनॉमीज हैं वो आकर यहाँ पर नेगोशिएशंस करें, कंसेंसस बने और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। यहाँ ऐसा नहीं होता, जो यूएस है वो अपना डोमिनेंस बनाकर रखता है, ठीक है। इससे जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो वीक बन जाता है, ठीक है, और बायलैटरल ट्रेड की तो बात ही नहीं होती है। From the end of World War II until the 1970s, the US exerted considerable influence over the international economic system. तो 1970s में जो यूएस होता है वो अपना कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस बनाकर रखता है इन सभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स पे, ठीक है। और यूएस ये कहता है कि ये इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटीज देगा दूसरे नेशंस के लिए भी, ताकि वो भी आए, ठीक है, फ्री ट्रेड और मॉनेटरी मैनेजमेंट करें और एक साथ ग्रो करें। पर ऐसा कभी होता नहीं है। दिस इन्फ्लुएंस बिगेन टू वेन इन 1970s, ठीक है। 1970s में ये सब घटने लग जाता है जब राइज होता है दूसरे पावर हाउसेस का, जैसे कि जापान और जर्मनी। जापान और जर्मनी 1970s में ग्रो करने लगते हैं न्यू लिबरल पॉलिसीज से, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक पावर को अब नेशन स्टेट्स यानी यूरोप और यूएस से हटकर
अब प्राइवेट कंपनीज में ये ले जाने लगती हैं, जो कि इनक्वालिटी जो होती है इकोनॉमीज में उसको खत्म करने लगती हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड एग्रीमेंट्स लाइक नेफ्टा have led some critics to argue that this power shift has weakened the nation states। अब इसके कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो नेफ्टा और डब्ल्यूटीओ है उससे जो पावर शिफ्ट हुई है इन प्राइवेट कंपनीज पे, उन्होंने नेशन स्टेट्स को वीक बना दिया है। क्योंकि जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो अपनी इकोनॉमीज को गवर्न करती हैं अपने हिसाब से, और जो वीकर इकोनॉमीज होती हैं उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं इन्होंने इनको वीक बना दिया है। ठीक है, यूएस और यूरोप की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, जो दूसरे नेशन स्टेट्स हैं यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज तो पहले ही अपना डिसीजन बनाकर डब्ल्यूटीओ में दे देंगे और वही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, पर वहीं जो वीकर इकोनॉमीज होती हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन से ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर खतरे में आ जाती हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डब्ल्यूटीओ की। तो जो ऑब्जेक्टिव है डब्ल्यूटीओ का वो ये है कि हमें एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिससे कि फ्री और फेयर ट्रेड हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिले थ्रू ट्रेड, ट्रेड बैरियर्स का रिडक्शन हो जिससे कि प्रॉस्पेरिटी आए, लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमें बेटरमेंट देखने को मिले। तो ये हो गई डब्ल्यूटीओ की बात। अब आते हैं इंडिया पर। जो इंडिया है वो एक लीडिंग मेंबर बन रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड का। ग्लोबल साउथ का लीडर हम कह सकते हैं इंडिया को, क्योंकि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है अच्छे रेट से। ठीक है, और जो इंडिया है वो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को भी रेज करता रहता है इन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में और अदर मीटिंग्स में। पर जैसे ही जो डब्ल्यूटीओ का फ्रेमवर्क है वो चेंज होता है मल्टीलेटरल ट्रेड डिसिप्लिन से, इंडिया को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया था वो अपने कमिटमेंट्स को अकॉर्डिंगली फॉलो करता था। ठीक है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस रखी जाती थी पहले इंपोर्ट्स पे, अब इनको भी एबॉलिश कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, टैरिफ रेट को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, मतलब एक जैसा कर दिया गया है। However, there has been lot of debates on the issue what India is gained or lost। WTO के मल्टीलेटरल ट्रेड डिसिप्लिन के बाद जो इंडिया है उसने अलग अलग तरह के चेंजेस को अपनाया है, जैसे कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को एबॉलिश कर दिया गया है, टैरिफ रेट को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। तो उससे ये डिबेट निकल कर आती है कि डब्ल्यूटीओ के मल्टीलेटरल ट्रेड डिसिप्लिन से इंडिया ने कुछ पाया भी है या सिर्फ खोया है। ठीक है, तो जो यूरुग्वे राउंड होता है डब्ल्यूटीओ का वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक बनता है इंडिया के लिए। ठीक है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो भी प्रोविजंस हैं डब्ल्यूटीओ के वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को अकेला छोड़ के चले जाते हैं जैसे कि इंडिया। और ये मानते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ है उसमें अगर हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग जाएंगे इम्प्रूव सीड्स और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के लिए। इससे नुकसान इन इंडियन फार्मर्स का होगा, इन मार्जिनल फार्मर्स का होगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मर्स इतने एडवांस नहीं होंगे अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें इन सीड्स और इन टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए। ठीक है, और इससे सिर्फ बड़े फार्मर्स को ही फायदा होगा जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी ज़मीन को बेचना शुरू कर देंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा रूरल सेक्टर में। तो क्रिटिक्स का ये मानना है, और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन यहाँ पर खतरे में आ रहा है, क्योंकि यूरुग्वे राउंड के बाद ये सभी जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स, ये सभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब किसी की खुद की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही हैं। यूरोप के राउंड के बाद ये भी स्ट्रिंजेंट बन गई है, मतलब ज़्यादा कठोर बन गई है। इससे क्या होता है कि जो एमएनसीज होती हैं, उनकी अप्रोच को मोनोपोलाइज किया जाता है, लेजिटिमाइज किया जाता है। फॉरेन एमएनसीज पेटेंट्स को सिक्योर करने की कोशिश करती हैं सेवरल नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया के कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स को ये बाहर की एमएनसीज खुद के नाम पर पेटेंट कराती हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे कि टर्मरिक और नीम एक्सेट्रा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री ऐसी नहीं है वर्ल्ड में जो कि डब्ल्यूटीओ के प्रपोजल्स के साथ अच्छे से फिट बैठे। ठीक है, क्योंकि हमने इंडिया के केस में देखा कि डब्ल्यूटीओ कहता है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें भी इंक्लूडेंस देना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे डब्ल्यूटीओ कहता है कि जो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको हम ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाएंगे ताकि आसानी से कोई भी इनको एक्सेस ना कर ले। ठीक है, फॉरेन एमएनसीज को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोट करता है। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री ऐसी नहीं है जो कि डब्ल्यूटीओ के प्रपोजल्स के साथ टोटली एग्री करे। ठीक है, यहाँ पर गेन्स और लॉसेस चलते रहते हैं। उसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, लियो। ठीक है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एस्टेब्लिश होते हैं 1940s में, उसमें यूएस और यूरोपियन अलाइज आते हैं और अपना पावर कॉन्फ़िगरेशन करने लगते हैं। ये 1940s तक के जो आइडियाज होते हैं, नियो लिबरल आइडियाज जो होते हैं, उनको ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो चेंजेस हैं वो आने लगते हैं ग्लोबल ट्रेड में, जब एशिया ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड का हब बनने लगता है। जिससे कि जो कमेंटेटर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो 21st सेंचुरी है वो एशियन सेंचुरी है, जिसमें जो राइज हो रहा है चाइना और इंडिया का और अदर डायनामिक इकोनॉमीज का जो कि एशिया में लाया करती हैं, वो आगे नया सेंटर बनाएंगी ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड के लिए और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से आगे निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि यूएस और यूरोपियन अलाइज जो होते थे वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेचते नहीं थे अपनी। ठीक है, अपने तक ही सीमित रखते थे कि अगर हमने दूसरे को बेच दी ये टेक्नोलॉजी तो वो हमसे ज़्यादा डेवलप ना हो जाए, तो इनको ये डर बना रहता था। पर 21st सेंचुरी में एशियन सेंचुरी आई। ठीक है, इंडिया, चाइना और दूसरी इकोनॉमीज डेवलप होने लगी। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज यहाँ पर कोई भी नहीं लगे। ठीक है, और इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया जैसे कि ब्रिक्स, जिसमें कुछ पावरफुल इकोनॉमीज आ रही हैं वर्ल्ड की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इंटरनेशनल अफेयर्स में। और स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक हाईली कंपेटिटिव कंट्री बनता जा रहा है आईटी बेस्ड सर्विसेज में। ठीक है, तो 1970s में जब नियो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती थी, पॉलिसीज को शेप करती थी इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो यहाँ पर अब हटने लग जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। ठीक है, जो नियो लिबरलिज्म होता है वो एक क्राइसिस में आ जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 के बाद। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी ये नियो लिबरलिज्म की जो पॉलिसी है वो आगे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं कर सकती है। क्योंकि जहाँ पहले यूएस वगैरह और यूरोप थे वो ये कहते थे कि फ्री एंड फेयर ट्रेड होगा, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये सब यहाँ पर अब धुंधला लगने लगता है। ठीक है, इस क्राइसिस के बाद एक नेशनलिस्ट प्रोटेक्शनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब अब जो इकोनॉमीज होती हैं यूरोप और यूएस की, वो अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेती हैं कि ताकि जो इनकी इकोनॉमीज है उनको ज़्यादा एक्सपोजर ना मिले। ठीक है, इससे हुआ क्या कि जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने अपनी कैपेसिटी को खो दिया। ठीक है, इन चेंज सर्कमस्टांसेस से, क्योंकि ये इनके लिए कभी तैयार ही नहीं थे
ये सिर्फ इसकी बात करते थे कि कैसे ट्रेड को बढ़ावा मिले, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कभी ये बात नहीं करते थे कि अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। इसकी वजह से जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं इन चेंज सर्कमस्टांसेस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इन ब्रीफ अगर हम देखें तो हमें शॉर्टेज देखने को मिला है सिग्नल्स में, ग्लोबल इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इन सभी क्राइसिस के बाद ये देखने को मिलता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। The financial crisis of 1997 pointed to the potential for contagion in an increasing interconnected financial system. अब जो एशिया क्राइसिस आता है 1997 में, उससे यह निकल के आता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो रहा है, उसमें हमें किसी ना किसी तरीके का एक कंटेंजियन बना के रखना है, मतलब एक मैनेज करके रखना है, ठीक है, ताकि जो भी फाइनेंशियल एड्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वल्नरेबल ना रहे क्राइसिस के, ठीक है। पर इन सभी के बाद कुछ रिफॉर्म्स किए जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में कुछ रिफॉर्म्स किए जाते हैं पर इनमें कोई सक्सेस नहीं मिलती है। ये रिफॉर्म्स लिमिटेड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आईएमएफ की गवर्नेंस यहाँ पर डोमिनेट करके रखती है, जिसमें वही दोबारा से एक बार अ, फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप होते हैं वो यहाँ पर डोमिनेट करने लगते हैं आईएमएफ की पॉलिसीज को, ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो ट्रेड आर्किटेक्चर है वो क्राइसिस और अनसर्टेनिटी से गुजरता रहता है, और जो एबिलिटी होती है इंस्टीट्यूशंस की इन फाइनेंशियल स्टॉर्म्स को बचने के लिए वो डिक्लाइन ही होती रहती है, ठीक है। वो इस चीज के लिए कभी तैयार ही नहीं रहते कि अगर आगे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो इससे निपटा कैसे जाए, ठीक है। ये बात यहाँ पर कोई नहीं करता, ये सिर्फ सुनते हैं किसकी है, यूएस और यूरोप की। तो इससे अनसर्टेनिटीज बनी रहती हैं और क्राइसिस बने रहते हैं। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 4। थैंक यू सो मच।